नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव के अंतिम चरण को लेकर। पीएम ने भरी हुंकार। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर से हुई खराब। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में कैसे लगी भीषण आग और ताज नगरी में दिखी हैवानों की दरिंदगी। उत्तरकाशी में चला ऑपरेशन जिंदगी और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। प्रदेश का चुनाव भी बेहद नजदीक है, विधानसभा चुनाव। ऐसे में आचार संहिता जल्दी लागू हो जाएगा। बता दें आपको कि लगातार मोर्चे पर तैनात चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दल के नेता नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत जो है वो चुनावी मैदान में झोंक रही है। ऐसे में देखिए, अगर बात आज की जाए तो राहुल गांधी ने रैली की है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने भी हुक्कार भरी। अमित शाह भी पीछे नहीं रह रहे, वो तो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, और ऐसे में मोर्चे पर तैनात वही नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रधानमंत्री पहुंच रही है, कांग्रेस पर भी जमकर वार कर रहे हैं। कांग्रेस को ये जो महादेव ऐप है उसको लेकर भी उन्होंने लगातार घेरा है और ऐसे में देखिए चुनाव को साधने की कोशिश तमाम दल तो कर ही रही है। और बीजेपी पूरी फोकस जो है उन राज्यों पे रख रही है जहां कांग्रेस की सरकार है, ताकि सत्ता की कुर्सी जो है वो अपने नाम वो कर सके। इसलिए अब लगातार कोशिश जो है वो डबल हो चुकी है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश का रन अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से कुर्सी बीजेपी की जो थी वो बीजेपी के पास चली गई, कांग्रेस की कुर्सी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार अब डबल लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ साख की लड़ाई है, दूसरी तरफ कुर्सी की लड़ाई है। तो बीजेपी कोई भी चूक इस बार नहीं करना चाहती है, इसलिए कोशिश पूरी जो है बीजेपी लग रही है। तमाम जो बड़े बड़े नेता है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है और इस बार चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में फिर घुला जहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन को बढ़ते हुए देखते हुए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है आसपास दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बाद लगातार उससे पहले वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पे कहा था कि जितनी जल्दी पटाखे उन पटाखों पे बैन लगाया जाए, लेकिन उसके बाद भी गोपाल राय खुद इस बात को कह रहे थे कि पटाखों पे बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार इतने जो पटाखे फूटे हैं उससे एक्वाई लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया है दिल्ली के अंदर। लेकिन उसके बाद बात की जाए एक्वाई लेवल की तो दिल्ली में आज 500 के पार है। जिस तरीके से 1000 से पार जा रहा था दिल्ली का एक्वाई लेवल, लेकिन लगातार उन्होंने जो है सभी को दिशा निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार इस पर रोक लगाने की बात कही गई थी। लेकिन नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के अंदर भी पटाखे जो हैं काफ़ी फोड़े गए थे। एक्वाई लेवल उसमें भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जहरीली हवा से जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आखिरकार जो बाहर निकल रहे हैं वो अपने घर से निकले, मास्क लगा के निकले, आंखों पे चश्मे लगा के निकले। जो अस्थमा के मरीज हैं उनको पूरी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार जहरीली हवा जो है लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने साफ तौर पर कहा है कि इसको देखते हैं कि आसपास के जो इलाके हैं उनमें पटाखों की जो बिक्री थी वो काफ़ी हुई है। लेकिन उसके बाद भी लगातार यही देखा जा रहा था जिस तरीके से एक्वाई लेवल जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी पहुंचा। और पॉल्यूशन की जो बात की जाए तो पॉल्यूशन काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय जो है पॉल्यूशन से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। हैदराबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग में झुलसने से 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए डीसी सेंट्रल जोन वेंकटेश राव ने बताया कि हैदराबाद में नामपल्ली के बाजार घाट में एक अपार्टमेंट के गोदाम में स्थित जिसमें केमिकल काफी लंबे समय से स्टोर किया जा रहा था, उसमें आग लग गई। सोमवार को अचानक गोडाउन में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और 16 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। घटना को लेकर डीजी फायर लग्गी रेड्डी ने बताया कि इमारत में केमिकल को स्टोर किया गया था, ये पूरी तरह से अवैध था। बिल्डिंग के रजिस्टर्ड एरिया में केमिकल का भंडार
रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ने आग लगने की वजह केमिकल ही बताई है। घटना में अभी तक 21 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नामपाली हादसे पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के साथ ही जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां अभी वहां पर राहत बचाव कार्य चल रही हैं। अभी तक 16 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जो कि मामूली रूप से घायल हुए हैं और इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तरकाशी की घटना पर राज्य सरकार त्वरित गति से काम कर रही है। आपदा कंट्रोल रूम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुला। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो टनल के भीतर जो घटना घटी है उस पर लगातार अपडेट यहाँ पर लिया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम की जो टीमें हैं वो लगातार इस दिशा में काम यहाँ पर कर रही है, पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रही है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर पहुँचे हैं और स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो टनल के भीतर जो लोग फंसे उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। राहत बचाव के जो काम किए जाने वहाँ पर उन कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा जो आवश्यकता है, इस समय जो टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, 40 लोग जो मजदूर फंसे हैं, उनके लिए जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गया या खाने पीने की जो चीज़ें, उनको पाइप के माध्यम से पहुँचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर सकुशल निकाला जा सके और जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके परिजनों को भी यही आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही है और कोशिश सरकार की यही है कि जो टनल में जो लोग फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी भी ये कह सकते हैं कि उस जानकारी के लिए, उस काम के लिए लगातार जो आपदा कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर काम कर रहा है और पल पल की जो जानकारी है उसको जुटाने का काम कर रहा है। जो आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि कोशिश और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी और जो मजदूर अंदर फंसे उनको निकालने का जो काम है उस काम में और तेज गति यहाँ पर आएगी। कैमरामैन नेशनल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रयागराज में तैनात पीएसी इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल सतीश सिंह अपने किसी रिश्तेदार के घर दीपावली की रात करीब 2 से 2:30 बजे कृष्णा नगर पहुंचे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचे, कार से उतरकर वो अपने घर जाने लगे। इस बीच हमलावर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 3 गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश की हत्या किन कारणों से हुई अभी इस बारे में पुलिस बहुत जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी और सर्विलांस को खंगाला जा रहा है। परिवार में चूँकि उनकी पत्नी और बेटी घटना के वक्त मौजूद थी, उनसे जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस के लिए अब चुनौती है इन हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की। दरअसल सतीश सिंह प्रयागराज के पीएसी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अपने घर दीपावली पर लखनऊ के कृष्णा नगर गए हुए थे और अपने किसी रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे और जैसे ही घर के पास पहुंची इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस अब उन हत्यारों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उस पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। शोएब रिजवी, लखनऊ। दिल्ली में नियमों का उड़ा मजाक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। में दिवाली के मद्देनजर पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर आतिशबाजी देखने को मिली। आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम इलाकों में पटाखे बड़े जमकर फोड़े गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक और सरकार की तरफ से विशेष रूप से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध था, उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पटाखे फोड़े गए, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले दिनों लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि बीते दिनों बरसात के बाद राजधानी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो जरूर थोड़ा सा नियंत्रण में आया था, लेकिन एक बार फिर से रात को जिस तरीके से दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई, उसके बाद एक बार फिर से जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो खतरनाक स्थिति में आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन और प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था।
आखिरकार कैसे लोगों के पास पटाखे पहुंचे, और अगर पटाखे पहुंचे तो प्रशासन की तरफ से उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि शासन और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई, या यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि जमकर प्रदूषण को दावत देने का काम दिल्ली वासियों ने ही खूब किया। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में दिवाली की रात बनी हादसों की रात, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। दिवाली के मौके पर आग लगने की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। अगर हम बात करें बीते दिनों दिल्ली की दिवाली कैसी रही, तो आपको बता दें कि दिवाली के दिन रात 12 बजे तक जो फायर को करीब 208 कॉल प्राप्त हुई, जिनमें ज़्यादातर कॉल जो थी वो छुटपुट कॉल थी और उसमें क्रैकर्स की भी कॉल शामिल थी। आपको बता दें कि ये 12 बजे तक का रिकॉर्ड है, जो पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है। इन आगजनी की खबरों में सबसे ज़्यादा जो भयंकर आग लगी वो सदर बाजार के डिप्टीगंज इलाके में लगी, जहां आग इतनी भयानक थी कि तकरीबन 2 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। इसके अलावा सुल्तानपुर, इसके अलावा ईस्ट ऑफ कैलाश और साथ ही तिलक नगर, जहां पर कुछ ज़्यादा भयंकर आग लगी। अगर मैं तिलक नगर की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ दुकानें जो हुई क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा ईस्ट ऑफ कैलाश में भी आग का भयंकर मंजर देखने को मिला था। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन फायर को 208 कॉल प्राप्त हुई, जिनमें जो बड़ी जो आग की खबरें थी वो ये इलाके थे जो सदर बाजार, सुल्तानपुर, ईस्ट ऑफ कैलाश और तिलक नगर इसमें शामिल थे। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पर बड़े ही आसानी से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देहरादून में यूसीसी एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। यूसीसी को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है और जो चर्चाएं हैं यूसीसी को लेकर वो एक बार फिर उत्तराखंड में उठने लगी है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आ रहा था कि जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, वो जो कमेटी है, वो जल्द अब राज्य सरकार को सौंप देगी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत जताए हैं कि विशेष सत्र वो बुलाएंगे। तो ऐसे कयास जताए जा रहे हैं कि ये विशेष सत्र यूसीसी के लिए बुलाया गया है और यूसीसी विधेयक इसमें पारित करने के लिए चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस का ये आरोप है करीब 1 साल या 1.5 साल इसमें लगेगा अगर इस विशेष सत्र में ये पूरा यूसीसी का ड्राफ्ट आता है तो इस पर पूरी चर्चा होगी। करीब 1 साल लगेगा क्योंकि केंद्र भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा के जो जितने भी नेता हैं वो काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे एक नेतृत्व को अपने आगे रखा है, जिसके कारण जो यूसीसी कानून है वो उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है। अब देखना होगा, जो चर्चाएं गर्म है, क्या वो सच होने वाली है, क्या यूसीसी का जो इंतज़ार कर रहे लोग उसे प्राप्त कर लेंगे और जो कानून है जल्द उत्तराखंड में लागू होगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। आगरा में होटल की महिला कर्मचारी के साथ हुआ दुष्कर्म, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। के थाना ताजगंज क्षेत्र के रिच होम स्टे में शनिवार रात को एक युवती की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद में रिच होम स्टे के पड़ोसियों द्वारा आगरा पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर रिच होम स्टे से एक युवती की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। जिसके बाद थाना ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है रिच होम स्टे में एक महिला बदहवास में मिलती है। जिसके बाद 3 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। वायरल वीडियो में युवती द्वारा उसके साथ रेप करने का इल्जाम लगाया जाता है, साथ ही उसके साथ मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ है। जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के आदेश पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 1 घंटे के बाद ही वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों को आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार आगरा पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। आगरा डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने बताया है कि 3 लोगों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जिसके बाद में युवती ने तहरीर दी है कि उसके साथ रेप की घटना की गई है। आगरा के रिच होम स्टे पर इस समय आगरा पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ताला लगाकर रिच होम स्टे को सील कर दिया गया है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। और इस वक्त आगरा पुलिस द्वारा 3 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार आगरा पुलिस द्वारा रिच होम स्टे में आरोपियों जो 3 फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई करने में जुटी भी है। पुलिस द्वारा लगातार रिच होम स्टे के अंदर लोग जो फरार चल रहे हैं उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। कोरबा में एनटीपीसी ने दिवाली की खुशियां छीन ली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सुहेल किदवई। आपसे कहूं कि हिंदुओं का सबसे पवित्र और बड़ा त्योहार दीपावली सैकड़ों लोगों ने नहीं मनाया तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। वो सारे के सारे हिंदू वो हैं जो आज 206, अगर आज का दिन मिला लें तो 206 दिनों से उन लोगों ने हड़ताल की हुई है नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर के। लेकिन एनटीपीसी की हठ धर्मिता के कारण, एनटीपीसी प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण इन लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। आज जबकि एनटीपीसी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, एनटीपीसी की बड़ी बड़ी गगनचुंबी जो चिमनियां बनी हुई हैं वो उन्हीं किसानों की जमीनों पर बनी हुई हैं जिन किसानों ने अपनी जमीन दिया है। 50 साल हो गए एनटीपीसी को, लेकिन आज तक उन किसानों का मुआवजा और नौकरी का मामला हल नहीं किया। यही कारण है कि ये तमाम प्रदर्शनकारियों ने दीपावली ना मनाने का निर्णय किया और लक्ष्मी जी की फोटो रख के केवल टेंट में ही पूजा कर ली। लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब देखना होगा कि एनटीपीसी प्रबंधन इन भू विस्थापितों की बात सुनता है या फिर ये और कई साल यहाँ बैठे रहेंगे। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा एनटीपीसी से कैमरामैन आशीष के साथ मैं सुहेल किदवई। जालौन में शॉर्ट सर्किट से हुआ भीषण हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आज एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विद्युत विभाग की शॉर्ट सर्किट से एक कपड़े की गोदाम में आग लग गई है। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में आकर गोदाम धू कर जलने लगा। वहीं जब गोदाम में आग लगकर देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कपड़ा गोदाम पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो चुका था। वहीं कपड़े गोदाम में आग लगने से करीब 5 से 6 लाख रुपए तक का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक मामला जनपद जालौन के शहर कोतवाली क्षेत्र के मौनी मंदिर के पास का है, जहां मौनी मंदिर के पास बने एक कपड़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आग की चपेट में आकर पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से दुकानदार व गोदाम संचालक में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। चंदौली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता पवन पांडे। कोतवाली क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के पास रेलवे वैगन मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। वहीं आज मजदूरों द्वारा एक वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था कि इसी दरमियान 30 धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना में कुछ मजदूर भी घायल हो गए, जिसमें एक छत्तीसगढ़ निवासी 22 वर्षीय अजय कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकेदार द्वारा पहुंचाया गया। हालांकि उसकी जो हालत थी वो हालत नाजुक देख करके चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। मैनपुरी में हुई रिटायर्ड फौजी की दर्दनाक मौत। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी की पहले तो गोली मारी, फिर फावड़े से काट कर दी हत्या।
जी हाँ, आपको बताते चले पूरे मामला मैनपुरी के गिरोड़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले राम सनेही 60 वर्ष खेत पर काम कर रहे थे, जिसके बाद दबंगों ने घेराबंदी कर ली और घेराबंदी करने पहले तो गोली मारी और फावड़े से काटकर राम सनेही की हत्या कर दी। राम सनेही सेना से रिटायर्ड हैं और उनका विवाद 8 साल पहले गांव के ही लोगों से हो गया था, जिसका निस्तारण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जिसके बावजूद दबंगों ने आज तकरीबन 12 बजे जब वह अकेले खेत पर काम कर रहे थे तभी उनको घेर लिया और घेरने के बाद उस घटना को अंजाम दे दिया गया है। घटना होने के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ संजय कुमार वर्मा दोनों ही अधिकारियों ने घटना का निरीक्षण किया है और मृतक के बेटे ने बताया, पहले मेरे पिता को गोली मारी गई है, उसके बाद फावड़े से काटकर उनकी हत्या की गई है। मृतक के बेटे ने आरोपियों के नामजद होने की बात भी बताई है, जिसके बाद पुलिस उन नामजदों को गिरफ्तार करने की बात के लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के कुमार। हमीरपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा वीडियो बता रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। प्रदेश के हमीरपुर जिले से आज एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हमीरपुर के जो किसान नेता हैं निरंजन राजपूत, उनकी पुत्री का दीपावली वाले दिन जन्मदिन था। उसी दौरान जन्मदिन के दौरान उन्होंने अपनी छत पे जाती हैं, इसके बाद एक लाइसेंसी जो राइफल होती है उससे फायरिंग करती नज़र आ रही हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर जाके जांच करती है। अभी जांच चल रही है, पुलिस ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि ये वीडियो कहां का है। इसके बाद जो ये होटल संचालिका भी हैं दीक्षा राजपूत, इनका रेस्टोरेंट हमीरपुर के लक्ष्मीबाई तिराहे पर है और जो ये वीडियो बना हुआ है ये उनके जन्मदिन के दिन बना हुआ था और इसके बाद ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब पुलिस इस पे जांच कर रही, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या कार्रवाई करती है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। मथुरा में गोवर्धन पूजा को लेकर धूम देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ लोग इसको आज मना रहे हैं, कुछ लोग इसको कल मनाएंगे। कल आज 2:53 से शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है और ये शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा का कल 2:26 तक चलेगा और आज यहाँ पर जो है अन्नकूट की पूजा होगी और गोबर से जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। गोबर से वो बनाते हैं, छवि बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मथुरा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर तमाम श्रद्धालु बाहर से आते हैं। दीपावली के अवसर पर ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जिला प्रशासन भी उसी तरीके से व्यवस्था करता है श्रद्धालुओं को सुगम और सुलभ दर्शन कराने की। जिला प्रशासन और तमाम मंदिरों में भी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश मंदिर, जो यहाँ पे प्रमुख मंदिर है, गिरिराज जी मंदिर, दान घाटी, ये तमाम मंदिरों पर यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कैमरा पर्सन हारिस के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हजारीबाग में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात करें और अब शेष 4 दिनों के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। अभी हम झील पर है और ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि मशीन भी लगी है जिसकी लागत 2 करोड़ रुपये। उस मशीन से पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार सफाई की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं क्योंकि इन 4 दिनों में सबसे पहले नहाय खाए खरना, शाम का अर्घ और इसके बाद सुबह के अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। और इसकी हम आपको बाज़ारों से भी अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे, तमाम छठ घाटों से कराएंगे क्योंकि जिस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है। और आप ये देख सकते हैं 20 दिनों पूर्व इसी झील में जलकुंभ भी भरा था, लेकिन आज ये हकीकत और ये सच्चाई, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी सफाई की जा रही है। हल्की फुल्की है क्योंकि दीपावली समाप्त हुआ है तो लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ विसर्जित करती है, लेकिन वो मशीनें लगी है, इसकी सफाई की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।